हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम हिंदू सक्सेशन एक्ट में इंटेस्टेंट जो डाइंग होते हैं मेल्स, उनकी प्रॉपर्टी किस तरीके से बटेगी, यानी कि अगर कोई हिंदू मेल बिना वसीयत के डेथ हो जाती है उनकी, तो उनकी प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवॉल्व होगी, किस तरीके से बटेगी, उसके क्या जनरल रूल्स हैं जो हमें सेक्शन 8 से लेके 11 तक के प्रोविज़न में पता चलता है। वही सारे आज हम सेक्शंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा टेक्निकल है, तो आज की वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हिंदू लॉ के नोट्स तैयार हो चुके हैं जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपको हिंदू लॉ के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में हिंदू लॉ के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं और सिंपल लैंग्वेज में है जिसमें आपको हिंदू लॉ के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो देखिए, बिना वसीयत किए मरने वाले जो हिंदू मेल हैं उनकी प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवॉल्व होगी, तो यही आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो सेक्शन 8 to 11 है वो हमें इससे संबंधित रूल्स के बारे में बताता है। सबसे पहले हम शॉर्ट में पहले एक बार इन सेक्शंस को देख लेते हैं कि बेसिकली ये सेक्शन क्या कहते हैं। सेक्शन 8 ये कहता है हिंदू सक्सेशन एक्ट का कि अगर कोई मेल बिना विल किए अपनी वसीयत किए उनकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए क्या जनरल रूल्स हैं, ये हमें बताता है सेक्शन 8। सेक्शन 9 हमें बताता है कि जो शेड्यूल में जो भी वारिस दिए गए हैं उनमें किस तरीके से प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी, क्या उसकी सीरीज़ है, क्या उसका क्रम है, ये हमें पता चलता है आपके सेक्शन 9 में। तो सिंपली यहाँ पे सक्सेशन का एक तरीके से ऑर्डर दिया गया है कि किस ऑर्डर और किस क्रम में जो प्रॉपर्टी है वो जाएगी। सेक्शन 10 हमें बताता है कि क्लास 1 के जो एयर्स हैं, जो वारिस हैं, उनमें प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। और सेक्शन 11 हमें बताता है कि क्लास 2 के जो एयर्स हैं, जो वारिस हैं, उनमें प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो सिंपली हमें ये 4 सेक्शन पढ़ने होते हैं अगर कोई हिंदू मेल इंटेस्टेट मर जाता है। तो यहाँ पर अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमारे सामने आएगा सेक्शन 8, तो सेक्शन 8 ही को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 8 ये बोलता है कि किस किस तरीके से जो प्रॉपर्टी है वो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 8 की। ये कह रहा है कि वर्ग 1 में जितने भी आपको एयर्स दिए गए हैं, मतलब जो भी वारिस दिए गए हैं, सबसे पहले वो प्रॉपर्टी जाएगी उन लोगों में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो वर्ग 1 है, ये जो क्लास 1 के जितने भी व्यक्ति बताए गए हैं, ये हमें मिलेंगे कहाँ। तो आप जब हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ोगे तो उसके में जो है वो एक शेड्यूल दी गई है, एक अनुसूची दी गई है। उस अनुसूची को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 में आपके अलग दिए गए हैं जो लोग हैं जिनको सक्सेशन में प्रॉपर्टी मिलेगी, और क्लास 2 में अलग कैटेगरीज दी गई हैं। तो यहाँ पे उन्हीं क्लास 1 की कैटेगरीज के लोगों की बात हो रही है। क्लास 1 के जो वारिस हैं, यहाँ पर देखो, अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो तो अलग पढ़ेंगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इस क्लास 1 में कितने लोग हैं। तो क्लास 1 में 16 कैटेगरी दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके 16 कैटेगरीज दी गई हैं। और इन्हीं का सबसे पहला राइट होता है प्रॉपर्टी पर, यानी अगर कोई हिंदू मेल इंटेस्टेट मर जाता है तो उनकी प्रॉपर्टी पे सबसे पहले जो क्लास 1 के जो भी एयर्स, जो भी वारिस दिए गए हैं, उन्हीं का सबसे पहला राइट होगा प्रॉपर्टी को लेने का। अगर क्लास 1 का कोई भी नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी जाएगी क्लास 2 के वारिसों के, यानी क्लास 2 में जो 9 कैटेगरी में दिए गए हैं लोग, उन पर जाती है प्रॉपर्टी। ठीक, पहले क्लास 1 पे जाएगी, अगर क्लास 1 का कोई नहीं है तो फिर जाएगी क्लास 2 के वारिसों को। इसमें 9 कैटेगरी दी गई हैं। अगर ये दोनों भी नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी जाएगी जो डेड पर्सन है उसके गोत्रज। गोत्रज का मतलब होता है एग्नेट्स। और अगर ये भी नहीं है तो फिर जाएगी बंधुओं पर, जो डेड पर्सन है, इसका मतलब होता है कॉग्नेट्स। अब ये एग्नेट्स और कॉग्नेट्स क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले एग्नेट्स क्या होते हैं, तो इनकी डेफिनेशन दी गई है हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए में। इसमें बताया गया है कि एग्नेट, 2 व्यक्ति एक दूसरे के एग्नेट्स या गोत्रज तब होते हैं जब वो एक दूसरे से पुरुषों के माध्यम से
यानी थ्रू मेल एक दूसरे से रिलेटेड हो, चाहे ब्लड रिलेशन से हो चाहे अडॉप्शन से हो। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए नाम का एक पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है, इसके फादर के ब्रदर का सन है ना, मतलब ए जो है वो एक मेल है, ए के फादर, उनके ब्रदर, उनका सन। तो ये सब क्या हैं? ये सब मेल हैं, है ना, पुरुष के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित है, कोई फीमेल तो नहीं है बीच में। तो ये जो इन सब लोगों का जो आपस में रिलेशन होगा, ये सब एक दूसरे के गोत्रज कहलाएंगे। ये सारे लोग मेल हैं और सब एक दूसरे के एग्नेट्स हैं। ऐसे ही कॉग्नेट्स का मतलब क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन भी आपको मिलेगी हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज सी में। ये हमें बताता है कि दो लोग एक दूसरे के कॉग्नेट्स तब होते हैं जब वो एक दूसरे से फीमेल के माध्यम से रिलेशन में हो, फीमेल के माध्यम से रिलेटेड हो, ठीक, चाहे वो ब्लड रिलेशन से हो चाहे अडॉप्शन से हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए का ब्रदर है, तो ए का जो ब्रदर है, ब्रदर पहले ब्रदर, फिर उसकी मदर और उसकी फिर डॉटर, ठीक, मतलब ए नाम का व्यक्ति है, पहले उसका ब्रदर है ए का, फिर ब्रदर की मदर हो गई और फिर यहाँ से डॉटर। लेकिन ये जो बाद वाला है इसमें डॉटर भी हो सकती है और सन भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो बीच में मदर आ गई ना, ये फीमेल हो गई, तो मदर के माध्यम से उनके बीच में रिलेशन है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये क्या हुआ एक दूसरे के, ये एक दूसरे के हो गए कॉग्नेट्स। तो अगर बीच में फीमेल आ गई ना रिलेशन में, तो वो कॉग्नेट्स हो जाएंगे क्योंकि वो फीमेल के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट है। और अगर वो मेल के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट है तो वो हो जाएंगे गोत्रज। तो सेक्शन 8 हमें सिंपली बस यही बता रहा है कि अगर प्रॉपर्टी को डिवॉल्व करना है तो वो सबसे पहले क्लास 1 के वारिसों पे जाएगी, जो हमें शेड्यूल में मिलेंगे, जिसमें 16 कैटेगरी हैं। अगर इसमें 16 कैटेगरीज में से कोई भी पर्सन नहीं है तो फिर वो जाएगी क्लास 2 के वारिसों पर। ये भी नहीं है तो फिर जाएगी एग्नेट्स पर, और ये भी नहीं है तो फिर जाएगी कॉग्नेट्स पर। तो सिंपली बस आपको इतना ही समझना है इस सेक्शन के बारे में। अब सेक्शन 9 है समझने वाली चीज़। सेक्शन 9 हमें बताता है कि जो शेड्यूल है, शेड्यूल में जो भी वारिस दिए गए हैं उनके बीच में वो प्रॉपर्टी किस तरीके से बटेगी, मतलब जो भी क्रम है उनका, वो क्रम क्या होगा, वो ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है सबसे पहला पॉइंट कि वर्ग 1 के जो वारिस हैं, मतलब जो हमने अभी ऊपर पढ़ी 16 कैटेगरी है ना, शेड्यूल में जो क्लास वर्ग में दिए गए हैं 16 कैटेगरी, उनमें जितने भी वारिस दिए गए हैं उनमें एक साथ और सभी वारिसों का अपवर्जन करते हुए अंशभावी होंगे। यानी क्लास 1 में जो 16 कैटेगरी दी गई है, जो भी एयर्स दिए गए हैं, वारिस दिए गए हैं, उन सबको जो शेयर मिलेगा वो साइमल्टेनियसली मिलेगा, मतलब एक साथ ही उनको सारे शेयर मिल जाएंगे। जैसे ही इंटेस्टेट व्यक्ति की डेथ हुई, जो अपनी बिना वसीयत किए मर जाता है, वैसे ही क्लास वर्ग के जो लोग हैं, जो क्लास 1 के लोग हैं, उनके ऊपर जो भी, मतलब उसमें अगर कोई भी उत्तराधिकारी में बचे हुए व्यक्ति हैं, मतलब जो भी वारिस वगैरह बचे हैं, उन सबको एक एक शेयर मिल जाएगा। और अगर क्लास 1 का कोई भी एक भी वारिस है तो उसको सारे शेयर मिल जाएंगे, ठीक। और जो क्लास 2 में दिए गए वारिस हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि अब वर्ग 1 के वारिसों को सब कुछ मिल गया। तो सेकंड पॉइंट यही कह रहा है कि क्लास 2 के जो, ये तो लिस्ट की बात कर रहा है, बस इसमें ये समझिए कि अगर क्लास 1 का कोई भी वारिस है ना तो सारा शेयर उसको मिल जाएगा, अगर एक भी जीवित है। और अगर कोई नहीं है क्लास 1 में, तब क्लास 2 का नंबर आएगा। क्लास 2 में जो भी वारिस है, जो मैंने अभी आपको 9 कैटेगरी बताई, तब उनका नंबर आएगा, वरना सारा का सारा जो क्लास 1 है उनको मिल जाएगा। और साइमल्टेनियसली मिलेंगे इनको शेयर, मतलब एक साथ ही इनको सारा शेयर मिल जाएगा। और सेकंड जो वर्ग क्लास 2 है, फिर उनको कुछ नहीं मिलेगा जब पहले वालों को मिल गया। इसलिए क्लास वर्ग के जो वारिस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हम इनको साइमल्टेनियसली वारिस भी कहते हैं या प्रीफेंशियल वारिस भी कहते हैं। प्रीफेंशियल क्यों, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाता है, इन्हीं को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक। तो यहाँ पर सिंपली यही बात कही गई है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि वर्ग 2 के में फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये बताया गया है कि जो आपकी क्लास 2 है ना, उसमें जो पहला पॉइंट होगा, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट पे जो भी वारिस लिखे होंगे उनको मिलेगा पहले प्रेफरेंस, मतलब पहले फर्स्ट को मिलेगा। फिर सेकंड नंबर पे जो वारिस होंगे इनसे ज़्यादा इनको महत्ता दी जाएगी, पहले इनका ध्यान रखा जाएगा, अगर इसमें नहीं है तो फिर इस वालों को दिया जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट पे जो लिखे होंगे फिर इनको दिया जाएगा, अगर इस सेकंड में कोई नहीं है। तो इस तरीके से ही बस यहाँ पे बताया गया है।
अब यहाँ पे इतना कुछ समझने के बाद हम बढ़ते हैं सेक्शन 10 की तरफ। तो सेक्शन 8 और 9 तो आपको सिंपली बता रहा था। अब सेक्शन 10 में है ना रूल दिए गए हैं, इन रूल को समझना ज़रूरी है। रूल थोड़े टेक्निकल भी हैं, किस तरीके से अंश मिलेगा, किस तरीके से उनके बीच में बटेगा, ये पढ़ना भी ज़रूरी है। सेक्शन 10 हमें बताता है कि जो क्लास वर्ग के जो वारिस हैं उनमें प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा। मतलब हमने पढ़ तो लिया कि भाई ठीक है चलो पहले क्लास 1 में जाएगी, फिर क्लास सेकंड में जाएगी, फिर ना हो तो एग्नेट्स में जाएगी, फिर कॉग्नेट्स में जाएगी, बट जाएगी कैसे, इसके लिए कुछ रूल भी तो होंगे। तो यही रूल बताए गए हैं आपके सेक्शन 10 में। अब देखो सेक्शन 10 का पहला रूल क्या कह रहा है, इसे समझने की कोशिश करो। सेक्शन 10 का पहला रूल ये कह रहा है कि अगर जो व्यक्ति मरा है, मतलब जिसकी डेथ हुई है, उसकी अगर विधवा है या एक से ज़्यादा विधवाएं हैं, तो सब विधवाओं को, सारी विडोज़ को मिलाकर एक अंश मिल जाएगा। मतलब वैसे तो इसमें देखो 4 रूल बताए गए हैं, लेकिन जो पहला रूल है ना, जो पहला नियम है, वो विडो की बात कर रहा है। तो जितनी भी विडो हैं, चाहे उसकी एक विडो वो छोड़ के मरे हों, चाहे एक से ज़्यादा विडो हो, तो यहाँ पर सारी विडोज़ को मिला के एक अंश मिलेगा। अब कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक जो है वो हिंदू मेल है, एक ए जो है वो हिंदू मेल है, इसकी हो गई डेथ। अब डेथ हो गई, अब डेथ के बाद जो ए है वो कितने लोगों को छोड़ के मरे, सबसे पहले S1 S2, 2 तो बेटे को छोड़कर मरे, ठीक। साथ ही 2 लड़कियों को छोड़कर डेथ होती है, 2 बेटियां हैं 2 बेटी हैं, और 2 विडो हैं, है ना। तो इस तरीके से जो एक ही डेथ हुई है वो 2 बेटों को, 2 बेटियों को और 2 विडो को छोड़ के मरता है। तो यहाँ पर जो दोनों बेटी हैं और जो दोनों बेटे हैं उनको तो मिलेगा अलग अलग शेयर, उनको तो अलग अलग शेयर मिलेगा, लेकिन जो विडो हैं, क्योंकि 2 विडो हैं तो दोनों को मिलाकर एक ही शेयर मिलेगा, मतलब एक ही हिस्सा मिलेगा। इनको तो मिलेगा अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे विडो की बात हो रही है। तो ये जो दोनों विडो होंगी इन दोनों को मिलाकर एक ही शेयर मिलेगा, इनको अलग अलग नहीं मिलेगा। तो कितने हो गए प्रॉपर्टी के, कितने हिस्से होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि दोनों का मिलाकर एक ही हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि दोनों को अलग अलग हिस्से मिलेंगे। बेटे को एक हिस्सा, दोनों बेटों को एक एक हिस्सा हो गया, 2 बेटियों को भी है तो एक एक हिस्सा हो गया इनके भी हिस्से में। तो कितने हो गए, 4, और 2 एक हिस्सा हो गया आपका दोनों विडो को मिला के। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 शेयर में प्रॉपर्टी बट जाएगी। इसी तरह मान लीजिए अगर विडो यहाँ पे 3 होती तब भी इनको एक ही शेयर मिलता, तब भी 5 ही शेयर में बांटनी होती प्रॉपर्टी, ठीक। तो कितना कितना हिस्सा जाएगा, 1/5, क्योंकि 5 हिस्से हैं, 1/5 1/5 1/5 और एक हिस्सा इन दोनों का 1/5। तो इस तरीके से 1/5 1/5, और अगर ये 2 विडो हैं तो ये दोनों अपना अपना हिस्सा आपस में बांट लेंगी, 1/10 1/10। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला रूल जो है वो विडो की बात कर रहा है। अगर हम बात करें नेक्स्ट रूल की, तो ये कह रहा है उत्तरजीवी पुत्र या पुत्री और माता को हर एक को एक एक अंश मिलेगा। क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो बिना वसीयत के विल के मर जाता है, हिंदू मेल, तो उसके मरने के समय, उसकी डेथ के समय जो भी उसका बेटा जीवित था या उसकी जो बेटी थी या उसकी जो मदर थी हिंदू मेल की, तो उन सबको एक एक अंश मिलेगा, मतलब उनको एक एक शेयर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सबको आप एक ही शेयर दे दो, तीनों को एक एक शेयर मिलेगा। यहाँ पर यही बात हुई है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए एक हिंदू मेल है, अब उनकी डेथ हो जाती है, एक बेटा छोड़कर मरे हैं वो, एक डॉटर, चलो बेटे 2 कर लो, 2 बेटों को और एक डॉटर को, और यहाँ पर है आपकी मदर भी। तो यहाँ पर कितना कितना हिस्सा मिलेगा, तो क्योंकि 2 बेटे हैं, एक बेटी है और एक मदर है, तो कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 एंड 4, 4 हिस्से हो गए। तो 4 हिस्से होंगे प्रॉपर्टी के, तो इस तरीके से इन चारों को एक एक शेयर मिलेगा, क्योंकि 4 हिस्से हैं तो 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो उनके बीच में बट जाएगी। यहाँ पे तीनों की बात हो रही है कि जो बेटा उस समय जीवित है या बेटी जीवित है या जो उसकी मदर है इंटेस्टेट की। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं रूल 3 की। रूल 3 क्या कह रहा है, रूल 3 ये बोलता है कि हर एक पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री की शाखा के सभी वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा। यानी कि इंटेस्टेट की डेथ जिस समय हुई उससे पहले ही अगर उनके बेटे या बेटी की डेथ हो चुकी है, और जिस बेटे और बेटी की डेथ हुई है उनकी जो ब्रांच होगी, उनके जो बच्चे होंगे, उनको कितना राइट मिलेगा प्रॉपर्टी में, कितना शेयर मिलेगा, ये बताता है हमें रूल 3।
मतलब इन प्री डिसीज्ड बेटे और प्री डिसीज्ड बेटी की जो ब्रांच होगी, इनके जो बच्चे होंगे उनको कितना शेयर मिलेगा। तो अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो उन सारे वारिसों को मिलाकर एक ही शेयर देने की बात करता है ये। मतलब कि इंटेस्टेट के जो पहले से ही मरे हुए बच्चे हैं, चाहे वो उनका बेटे की डेथ हुई हुई हो या बेटी की डेथ हुई हो, लेकिन जिन बच्चों की उनके डेथ हो गई है उनके भी तो बच्चे होंगे ना, तो उनको कितना शेयर मिलेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि उनको केवल एक ही शेयर मिलेगा। अब चलो इसे भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक हिंदू मेल है ना, जो बिना विल किए जिनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी में S1 एक लड़का, S2 दूसरा लड़का, D1 एक लड़की और D2 दूसरी लड़की। यहाँ पर ये जो 3 बच्चे हैं इनके, ये 3 ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि ब्रैकेट में मैंने किया है, इसका मतलब ये प्री डिसीज्ड है, मतलब इनकी डेथ हो चुकी है, एक बेटे की और दोनों बेटियों की। अब यहाँ पर S1 को तो सीधा है, मतलब S1 की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही क्योंकि वो तो अभी जीवित है। यहाँ बात हो रही है इन तीनों के बच्चों की। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इनमें इनके तीनों के 3 बच्चे हैं, एक एक बच्चा है इनका प्री डिसीज्ड है, लेकिन ये तो अभी जीवित नहीं है ना, इनके बच्चे हैं ना। अब इसके भी एक लड़का है मान लीजिए जो प्री डिसीज्ड है, इनके भी 2 डॉटर हैं, D1 D2, ठीक, और इसके भी 3 बच्चे हैं। तो ये जितने भी बच्चे हैं इन सबको मिलाकर ये जो इनकी ब्रांच है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग इन सबको, भले ही इनके माता पिता मतलब इनके जो पिता है या माता है वो प्री डिसीज्ड हैं, इन सबको एक ही शेयर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनको अलग अलग शेयर दिया जाएगा, ठीक, सबको एक शेयर मिल दिया जाएगा और इस तरीके से इनके बीच में प्रॉपर्टी जो है वो बट जाएगी, ठीक। तो कितने शेयर हो गए प्रॉपर्टी के? 2 शेयर। एक शेयर हो गया आपका S1 का जो अभी जीवित है, उसको तो मिलेगा ही अपना हिस्सा, लेकिन इनको मिलाकर अगर हम बात करें तो इनको मिल जाएगा 1 शेयर, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपके ये शेयर बट जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई, यहाँ पे प्री डिसीज्ड बच्चों की और इनकी बात हो रही है। रूल 4 बात कर रहा है कि रूल 3 में जो वारिस हैं, जो भी उनके बीच में अंश बट रहे हैं, जो शेयर बट रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इसका अगर हम सब रूल 1 देखें तो पहला पॉइंट इसका कह रहा है कि जो प्री डिसीज्ड बेटा है, मतलब ऐसा बेटा जो इंटेस्टेट से पहले ही जिसकी डेथ हो चुकी है, तो उनके जो भी ब्रांच होंगे उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे किया जाएगा कि उसकी अपनी विधवा और सारी जितनी भी उसकी विडोज़ हैं उन सबको मिलाकर जो जीवित बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनके बराबर ही उनको हिस्सा मिले। अब यहाँ से ये थोड़ी जो लाइन है वो थोड़ी टेक्निकल है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये जो है वो एक इंटेस्टेट मर जाते हैं, एक हिंदू मेल था जिसकी डेथ हो जाती है, इनके 2 बेटे हैं S1 और S2। S2 पहले से ही प्री डिसीज्ड है, मतलब पहले से ही उनकी डेथ हुई हुई है, लेकिन इसके भी 2 बेटे हैं S1 और S2 और एक है इनकी विडो। तो यहाँ पर इनमें हिस्सा कैसे बटेगा? तो अगर यहाँ पर क्योंकि विडो भी है और 2 बेटे भी हैं, तो उनके बीच में जो है वो प्रॉपर्टी, क्योंकि S1 और S2 के बीच में प्रॉपर्टी हाफ हाफ बट रही है ना। S1 और S2 के बीच में जो है वो प्रॉपर्टी हाफ हाफ बट रही है, क्योंकि ए के दोनों बेटे हैं। हाफ हाफ के साथ ही अब क्योंकि S2 की जो है वो पहले ही डेथ हो चुकी है, तो S2 का जो हिस्सा है ना, S2 का जो शेयर है वो पहले से ही डिसीज्ड है, तो उसका पूरा का पूरा शेयर उसकी विधवा यानी उसकी जो विडो है S2 की और उनके बच्चों S1 और S2 में बांट दिया जाएगा। तो S2 के शेयर का एक पोर्शन जाएगा S2 की जो प्री डिसीज्ड है उनकी जो विडो है उनको चला जाएगा, एक पोर्शन जाएगा S1 को और एक पोर्शन जाएगा S2 को। तो इस तरीके से इनके बीच में जो शेयर हैं वो बट जाएंगे। इसी सेक्शन का सब रूल 2 बात कर रहा है प्री डिसीज्ड डॉटर की, यानी एक ऐसी डॉटर जो इंटेस्टेट से पहले ही जिसकी डेथ हो चुकी है। अगर इस लड़की की कोई ब्रांच है, इसके बेटा या बेटी है, तो उसके सारे वारिसों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया जाएगा जैसे कि उस समय जीवित बेटे या बेटी के बराबर उन्हें हिस्सा मिले। अब यहाँ से इस चीज़ से तो बात क्लियर नहीं हुई, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए जो है वो एक इंटेस्टेट मर जाता है, जिनके 2 बच्चे हैं, S1 लड़का और D1 लड़की। अब लड़की जो है वो पहले से ही प्री डिसीज्ड है, मतलब लड़की की डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पर जो लड़की की डेथ हुई है उनके 3 वो है, मतलब एक हस्बैंड को छोड़ के मरती है वो, एक बेटा है और एक बेटी है, तो 3 लोग हैं। अब इसमें जो जीवित है, बेटा और बेटी दोनों ही जीवित हैं,
तो उनको मिल जाएगा एक एक शेयर। साथ ही जो हस्बैंड है उनको कोई शेयर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर यही डिफरेंस है आपके सब रूल 1 और सेकंड में। वहाँ पर लड़का जिसकी डेथ हो चुकी थी उसकी विडो को तो हिस्सा दिया जा रहा था, लेकिन जो हस्बैंड है लड़की का उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, जबकि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। तो यही दोनों में डिफरेंस है और बस इतना ही है यहाँ पे समझने वाली बात। तो बेटे और बेटी को, जो यहाँ पे बेटा और बेटी है इस लड़की का जिसकी पहले डेथ हो चुकी है, उनको हाफ हाफ हिस्सा मिल जाएगा प्रॉपर्टी का, और यहाँ पे जो हस्बैंड है उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 कह रहा है कि वर्ग 2 यानी क्लास 2 में जो एयर्स दिए गए हैं, जो वारिस दिए गए हैं, उनके बीच में प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो उनके बीच में प्रॉपर्टी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी कि उनको बराबर का अंश मिले। अब कहने का मतलब क्या है, अभी हमने क्लास 1 पढ़ा था कि भैया क्लास 1 में अगर कोई एयर नहीं है तो फिर क्लास 2 पे प्रॉपर्टी जाएगी। अब यहाँ पर बताया गया है कि क्लास 2 जिसमें आपके 9 ईयर्स दिए गए हैं, मतलब 9 कैटेगरीज दी गई हैं। तो सबसे पहले जो है कैटेगरी में जो दिए गए हैं पिता, फादर दिए गए हैं। अगर हम उस कैटेगरी को पढ़ेंगे, जब हम क्लास 2 देखें अगर बुक में या बेयर एक्ट में, तो उसमें सबसे पहले पिता का नंबर आता है क्लास 2 में सबसे पहले वारिस के अंदर। तो यहाँ पर क्लास 1 में अगर कोई वारिस जीवित ना हो तो सबसे पहले हिस्सा क्लास 2 के वारिस में जो है वो फादर पे जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो शेयर जो है वो फादर को मिल जाएगा। और यहाँ पर सेक्शन 9 ये कहता है कि अगर फादर जीवित हैं तो सारा का सारा शेयर जो है वो फादर पे चला जाएगा। अगर फादर नहीं है तो इसके बाद जो क्लास 2 में जो दूसरी कैटेगरी के हैं उन पे चला जाएगा। दूसरी कैटेगरी का कोई नहीं है तो तीसरे नंबर पे जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक एक एंट्री, अगर पहले वाला नहीं है तो दूसरे नंबर पे, दूसरे वाला नहीं है तो तीसरे नंबर पे। तो इसी तरीके से बस हमें यहाँ पे उस एंट्री का ध्यान रखना है जो उसमें दी गई है। एंट्री का मतलब यही है कि अगर फर्स्ट नंबर वाला पिता है, पिता नहीं है फर्स्ट नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे जिसकी बात हुई है उसको मिलेगा। और अगर सेकंड पे कोई नहीं है तो फोर्थ नंबर पे, थर्ड पे जो है उसको मिलेगा। थर्ड पे नहीं है तो फोर्थ वाले को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हमने पूरा इसको अच्छे से समझा। तो आई होप आज की वीडियो आपको सेक्शन 8 से लेके 11 तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।